तो यहाँ पे बच्चों पहले वाले टर्म को देखो मैंने A1 लिखा है, दूसरे टर्म को A4 लिखा है, ठीक है, मतलब 4 को मैंने A2 लिखा है, दूसरे टर्म को A2 लिखा है, तीसरे टर्म को मैंने A3 लिखा है, चौथे टर्म को मैंने A4 लिखा है, ठीक है। पाँचवें टर्म आप गिन भी सकते हो, देखो 10th पाँचवें नंबर पे आ रहा है 1 2 3 4 5। पाँचवें टर्म को मैंने A5 लिखा है और छठवें टर्म को बच्चों मैंने A6 लिखा है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ, देखो A1 क्या है, बेसिकली A है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो A1 की जगह मैंने क्या लिखा बच्चों, A लिखा है, ठीक है। A2 जो आता है, देखो आपको भी पता है कि A2 जो दूसरा टर्म आता है वो कैसे आता है, जब मैं पहले वाले टर्म में D ऐड करता हूँ, ठीक है। जब मैं पहले वाले टर्म में मैं D ऐड करता हूँ तो मेरा दूसरा टर्म आ जाता है, ये आपको भी पता है। तो बस यही चीज़ मैं लिखूँगा कि दूसरा टर्म कैसे आता है, A प्लस डी करके, ठीक है, A प्लस डी। और मैं से और थोड़ा, चलो इसको बाद में मॉडिफाई करेंगे, पर आप अभी आपको इतना मतलब श्योर होना चाहिए कि जो दूसरा टर्म आता है वो कैसे आता है, जब मैं पहले टर्म में डी ऐड करता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से जब मेरा तीसरा टर्म आता है ना बच्चों, वो कैसे आता है, A प्लस 2D करके। आप खुद भी देख सकते हो, देखो जैसे मेरा तीसरा टर्म क्या है, 6 है, A प्लस 2D करके आता है, चाहे आप चेक कर सकते हो। देखो A कितना है, 2, 2 की जगह 2 ही रहेगा, और D कितना है, D भी आपका बच्चों 2 ही है, तो 2 2 जा 4, और 4 प्लस 2 6, तो देखो आ गया ना 6। तो A प्लस 2D करके हमारा तीसरा टर्म आता है बच्चों, और A प्लस 3D करके मेरा चौथा टर्म आता है, A प्लस 4D करके मेरा पांचवा टर्म आता है, और A प्लस 5D करके बच्चों मेरा छठवा टर्म आता है। तो मेरा ये लिखने का मकसद क्या है बच्चों, ठीक है, मकसद देखो आप ध्यान से देखो, रिवर्स में समझते हैं। देखो जब यहाँ 6th टर्म मैं निकाल रहा था तो मैंने D के आगे क्या लिखा, 5 लिखा, एक कम नंबर लिखूंगा मैं, ठीक है। मतलब जो भी मुझे टर्म निकालना होगा, जैसे मुझे AP का 70th टर्म निकालना है, 70 वाला, तो मैं उससे एक कम नंबर D के आगे लगाऊंगा, तो मैं 69D लगाऊंगा, ठीक है। यही चीज़ मैं आगे भी देखूंगा, ठीक है। जब 5 था तो यहाँ मैंने क्या लिखा, 4D लिखा, ठीक है। जब 4 था तो मैंने 3 लिखा, जब 3 था तो मैंने 2 लिखा, और जब 2 था तो यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। 1D लिखोगे कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो भी टर्म मुझे निकालना है उससे एक कम मैं उसके आगे लगाऊंगा, बाकी A तो हर जगह प्लस होगा ही, ठीक है। A प्लस 5D, A प्लस 4D, A प्लस 3D, A प्लस 2D, A प्लस 1D, ठीक है। ये पैटर्न ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से जैसे मुझे अगर 17th टर्म निकालना है तो A प्लस और 17 से एक कम मैं D के आगे लगा दूंगा, 16D, ठीक है। अगर मुझे 49th टर्म निकालना है तो A प्लस 49 से एक कम कितना होता है, 48 लगा दूंगा मैं D के आगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों। इस रिलेशन को हम जनरलाइज वे में भी लिख सकते हैं। जैसे ये तो आपका कौन सा था, छठा टर्म था। अगर मुझे nth टर्म निकालना है, nth टर्म कोई ऐसा टर्म है बच्चों, मतलब ऐसा टर्म जिसको हमें पता नहीं है, जैसे nth टर्म जैसे कुछ भी हो सकता है। तो nth टर्म जैसे अभी आप इसे और चीज़ों को मतलब थोड़ा, मतलब ये हम जनरलाइज वे में लिख रहे हैं, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन चीज़ों को आप थोड़ा और जब हम आगे एग्जांपल्स करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। फिलहाल nth टर्म कोई भी टर्म हो सकता है, जैसे यहाँ 17th है, 49th है, तो nth टर्म मतलब n से मतलब है, मैं चीज़ों को जनरलाइज वे में लिख रहा हूँ ना। तो nth टर्म जब मुझे निकालना है, जैसे nth टर्म मुझे जब निकालना है nth, तो आपको पता है उससे एक कम, जैसे यहाँ 6 था तो मैंने 5 लिखा, तो यहाँ n है तो मैं n D के आगे क्या लगाऊंगा, n-1D। तो बच्चों nth टर्म का आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन बन गया, A प्लस n-1 इंटू डी, है कुछ नहीं, यहाँ जब n था तो D के आगे मैंने क्या लगा दिया, n-1, ठीक है। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये nth टर्म के साथ साथ लास्ट टर्म को बच्चों मैं L से डिनोट करता हूँ, ठीक है। लास्ट टर्म का भी यही रिलेशन आएगा, A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है बच्चों, A प्लस n-1 इंटू डी। ये दोनों ही रिलेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान रखने हैं आपने इनको, इन चीज़ों को हम और अच्छे से समझेंगे जब एग्जाम्पल्स हम करेंगे, ठीक है। अभी आप ये समझो nth टर्म का भी यही रिलेशन है और लास्ट टर्म का भी यही रिलेशन है, ठीक है बच्चों। और आपको ये समझ में भी आया कैसे आया, ठीक है, कैसे आया, हमने चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देखा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमने करा है इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देखा है, और तब हमने समझा है कि रिलेशन कैसा है। तो आप डायरेक्टली, जैसे अगर आपसे कोई भी पूछे कि 16th टर्म निकालना है, तो आप ये फॉर्मूले में भी रख के निकाल सकते हो, वरना मैं आपको बता ही चुका हूँ कि देखो जो 16th है तो मुझे क्या लिख सकता हूँ मैं, A प्लस 16 से कम क्या होगा, 15D। तो इससे भी यही आएगा, और डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो। जैसे मुझे अगर 100th टर्म निकालना है
तो इससे एक कम डी के आगे लगाऊंगा 99D, ठीक है, इसमें रख के भी यही आएगा। ठीक है बच्चों, तो दोनों चीज़ें वो सेम है। ठीक है, ये जनरलाइज्ड वे है। ठीक है, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये जनरलाइज्ड रिजल्ट है, जनरलाइज्ड रिजल्ट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे मैं एक एपी लिख रहा हूँ। ठीक है, एक एपी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो है ऐसे 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, और आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, क्या पूछा जा रहा है कि 102, मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, 102। एक तरीके से तो बच्चों क्वेश्चन ये है। ठीक है, दूसरे तरीके से क्वेश्चन क्या है, 15, 18, 21, 24, यही सीरीज़ लिखी हुई है, 27। ठीक है, ये कॉमन लगा हुआ है सब में। ठीक है बच्चों, ये एक सीरीज़ नीचे भी लिखी हुई है बिल्कुल ऐसे ही, 30, 33 और 102 और डैश डैश करके आगे तक गई हुई है। ठीक है, और तीसरी तरीके से ये लिखा हुआ है कि इन एन AP in which first term is 15, first term is 15 and common difference is 3, then which term of an AP, which term of this AP is 102, which term of this AP is 102। और यही क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है बच्चों, चेक वेदर 102 is part of this AP, is part of this AP। कौन सी AP? ये वाली 15, 18, 21, और ये इस तरीके से चल रहा है। तो आपने देखा बच्चों, ये एक क्वेश्चन कितने तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आपसे 4 तरीके से मैंने लिखा है, और ये आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर कर देगा। ठीक है, और आपको मतलब समझने की और शक्ति है, मतलब आप और चीज़ों को कंसेप्चुअली देखने शुरू कर दोगे। ठीक है, तो एक एक करके करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन मैंने इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, वैसे इसमें पूछा हुआ है कि ये आपको ये सीरीज़ दी हुई है और आपसे पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं एपी में, नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी। और मैंने देखो अभी आपको एक ही फार्मूला लिखवाया हुआ है, 2 वे में लिखवाया हुआ है। वैसे क्या फार्मूला है कि nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, और यही चीज़ मैंने लास्ट टर्म के लिए भी लिखवाई है, a प्लस n-1 इंटू डी। और ये n जो है ये नंबर ऑफ टर्म्स ही दिखाता है। ठीक है, इसमें अगर आप टर्मिनोलॉजी पे जाएं तो ये an जो है nth टर्म है, nth टर्म। ठीक है, कौन सी है, a है आपका फर्स्ट टर्म। ठीक है, d है कॉमन डिफरेंस, और ये n जो है ये नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी क्लियर है। अब देखो पहले का सोल्यूशन क्या होगा, आपको निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी। बेसिकली मुझे n निकालना है, और आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है। ठीक है, ये सबसे लास्ट में लिखा हुआ है टर्म, तो ये लास्ट टर्म हो गया। तो लास्ट टर्म के लिए ये वाला फार्मूला लिखा हुआ है, तो लिख लेते हैं। देखो ये फार्मूला लिख लेते हैं, L इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। लास्ट टर्म जो लिखा हुआ है 102 में लिख देता हूँ। ठीक है, a भी आपको दिया हुआ है, तो a की वैल्यू भी मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देता हूँ बच्चों। 1 सेकेंड, मैंने यहाँ पे 102 पुट कर दिया। a आपको दिया हुआ है 15। ठीक है, n आपसे पूछा हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछे हुए हैं, और d आपको पता है। देखो बच्चों, किसी भी टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा d आ जाएगा। 18 माइनस 5 कितना आ गया, 3। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये प्लस 15 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 102
माइनस 15 कितना हो जाएगा बच्चों, 87 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 टू जा 6, 3 9 जा 27, तो 29 इक्वल्स टू n माइनस 1 आया और n इक्वल्स टू बच्चों आया, माइनस 1 उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया n इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 30। तो नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में कितने 30 टर्म्स हैं। ठीक है, इस एपी में 30 टर्म्स हैं। ठीक है, और आपसे अगर ये भी पूछ लिया जाए, चलो इस क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, जब ये 4 क्वेश्चन मैं कर लूँगा तो वो क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा जो मैं अभी बोलने वाला था। ठीक है, वो मैं बीच में बता दूंगा आपको। तो पहला क्वेश्चन आपसे हो गया। दूसरा टर्म है बच्चों, दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है कि जो 102 है, ठीक है, ये इस एपी में कौन सा टर्म है। ठीक है, इस एपी में विच टर्म इज 102 इन दिस एपी। ये जो एपी दी हुई है इसमें जो 102 है ये कौन सा टर्म है। देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछा था, इसमें पूछा कौन सा टर्म पूछा है। तो जब भी कौन से टर्म के लिए क्वेश्चन आए तो वो nth टर्म मान लेते हैं हम। ठीक है, जो भी टर्म आपसे पूछा गया है ना, जैसे 102 पूछा है तो इसको मैं डायरेक्टली nth टर्म मान लूँगा। ठीक है, कि ये जो है ये हमारा nth टर्म है। ठीक है, समझ में आया बच्चों, ये है हमारा nth टर्म। ठीक है, तो करते हैं बच्चों इसको सॉल्व। ठीक है, तो ये दूसरे का सवाल का जवाब है। देखो an इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ यहाँ पे कैलकुलेशन को। ठीक है बच्चों, इसमें ये थोड़ी चीज़ें लोगों के नीचे आ रही है, पर आप कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना, मैं सारी चीज़ें साथ साथ बोलता भी हूँ। ठीक है, तो nth टर्म मैंने बच्चों क्या मान लिया 102। ठीक है, a 15 है, n माइनस 1 और d कितना है 3। तो ये देखो बिल्कुल इसके जैसा ही है, और एंड द एंड सॉल्व होके n इक्वल्स टू 30 आया। ठीक है, तो देखो एक ही सवाल, मतलब सवाल अलग अलग और जवाब दोनों के 30 आए हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ये जो ऊपर AP लिखी हुई थी 102 पे ख़त्म हो गई। ठीक है, और आपसे पूछा था कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो 30 है, और यही 30th टर्म भी होगा। ठीक है, यही चीज़ मैं क्वेश्चन पूछने वाला था जो मैं रुक गया था। ठीक है, ये जो 102 है ये आपका 30th टर्म भी होगा। ठीक है, जो कि लास्ट टर्म है, और नंबर ऑफ टर्म्स भी 30 ही हैं। ठीक है, 30 टर्म्स ही होंगे, जो क्योंकि 30th टर्म ही तो लास्ट टर्म है, तो 30 टर्म्स होंगे। ठीक है, तो सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो 102 है, इस वाले क्वेश्चन के लिए भी पूछा जा सकता है कि कौन सा टर्म है, तो उसका भी आंसर यही होगा। दूसरा सवाल क्या था कि ये एपी अभी आगे जा रही है, हमें ये नहीं पता ये कहाँ पे ख़त्म हो रही है, पर क्वेश्चन क्या था कि ये जो 102 है ये कौन सा टर्म होगा इस एपी का। ठीक है, तो हमने क्या करा, उसको nth टर्म मान लिया। ठीक है, और n जो आया वो 30 है, तो हम बोलेंगे कि ये जो 102 है, 102 इज 30th टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, इस एपी का 30th टर्म है। ठीक है बच्चों, अगर आप निकालना भी चाहो, कंफर्म भी करना चाहो, तो देखो निकाल सकते हो। देखो 30th टर्म A30, हमें 30th टर्म निकालना है, तो A प्लस 29D लिखेंगे। ठीक है, A आपको पता है कितना है 15 है, और D आपको पता है 3 है। ठीक है, तो 3 9 जा 27, 2 कैरी 3 2 जा 6 7 8, 87 प्लस 15 ये आ जाएगा बच्चों 7 प्लस 5 12, ये आ जाएगा 102। ठीक है, तो ऐसे आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है, वहाँ पे AP ख़त्म हो रही थी इसीलिए मैंने लास्ट टर्म लिख दिया। यहाँ पे ये पता नहीं था कि 102 कौन सा टर्म है, तो विच टर्म, मतलब जब भी हमें कौन सा टर्म पूछा जाए तो हम nth टर्म लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह है, बस लैंग्वेज फॉर्म में। इसमें क्या लिखा हुआ है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 102, तो इसमें भी विच की बात हो रही है कि 100, अभी मतलब AP ख़त्म नहीं हुई है, AP आगे भी चल रही है, पर हमसे डायरेक्टली पूछा गया कि 102 कौन सा टर्म होगा, और 15 फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस 3 है, तो यही वाली AP हो गई और यही इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, चौथा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हमको चेक करना है कि वेदर 102 इज़ पार्ट ऑफ दिस AP और नॉट। यही AP है। ठीक है, जो ऊपर से हम चारों AP लिखे हुए आ रहे हैं, यही AP मैंने चौथे पार्ट में भी दी हुई है, और ये बोल रहा है कि 102 इसका पार्ट है या नहीं है। तो जब भी पार्ट पूछने का बारी आए ना, कि आपसे चेक करने के लिए बोले कि पर्टिकुलर टर्म इस AP का पार्ट है या नहीं है, तो ऐसे टर्म्स में आप वो जो नंबर आपको दिया है उसको आप nth टर्म मान लो, और nth टर्म मान के बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करो जैसे मैंने ये सॉल्व किया है। ठीक है, ये वाला। अब एट द एंड अगर n जो सॉल्व होके अगर होल नंबर आया, जैसे कि होल नंबर जैसे ये आया हुआ है,
तो AP पॉसिबल होगी, AP इज़ पॉसिबल, AP इज़ पॉसिबल। अगर क्या आया, होल नंबर आया, n क्या आया, n आपका आया होल नंबर। अगर n आया आपका फ्रैक्शन में, n जो आया वो आया फ्रैक्शन में, तो AP पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये चारों टाइप के क्वेश्चन का जवाब एक ही तरीके से होता है। ठीक है, आप इनको बिल्कुल अच्छे से ऑब्जर्व करो। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं अच्छे अच्छे बच्चों के दिमाग में। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने इन 4 क्वेश्चनों से क्लियर करवा दी हैं आपके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। कई बार बच्चों देखो क्वेश्चन आपसे सिंपल पूछ लिया जाता है कि आपको nth टर्म निकालना है, जब आपको a दिया हुआ है 3 और d दिया हुआ है 5। ठीक है, तो nth टर्म कैसे निकालना है, तो देखो nth टर्म का हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और nth टर्म निकालना है तो बस सारी वैल्यूज आप रख दो यहाँ पे, a की जगह 3, n आपको नहीं पता है, n को n ही रहने दो, और d कितना आ गया 5। ठीक है, तो 3 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा 5n माइनस 5। ठीक है, 3 माइनस 5 हो जाएगा बच्चों -2, तो 5n माइनस 2, तो nth टर्म कितना आ गया बच्चों 5n माइनस 2। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, कई बार उल्टा भी आ जाता है। ठीक है, उल्टा कैसे आता है, आपको nth टर्म दे दिया जाएगा, जैसे आपको दे दिया 2n प्लस 1। ठीक है, और आपसे क्या पूछा जाएगा, या तो आपसे पूछ लिया जाएगा a या d, या फिर आपसे डायरेक्टली पूछी जाएगी AP। तो AP निकालने के लिए a और d तो निकालना ज़रूरी है। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि ए या डी निकालना ज़रूरी है, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो an आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले AP निकालने के लिए, देखो AP क्या होती है, A1 A2 A3 A4, यही तो होती है AP। ठीक है, तो A1 मुझे निकालना है, सबसे पहले टर्म निकालना, तो n की जगह 1 रखो। ठीक है, तो n की जगह मैंने 1 रखा, तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे मैंने 1 रख दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 + 1 3, ये आ गया पहला टर्म। मुझे दूसरा टर्म निकालना है। ठीक है, दूसरा टर्म कैसे आएगा बच्चों, तो n की जगह मैं 2 रख दूंगा, तो n की जगह यहाँ पे मैंने 2 रख दिया A2 के लिए, तो 2 × 2 + 1, तो 4 + 1 कितना आ गया बच्चों 5, तो A2 आ गया 5। A3 देखो n की जगह मैं 3 जो यहाँ रखूँगा वही मैं n की जगह रख दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कई बार। 2 × 3 + 1, तो 2 3 = 6, 6 + 1 7। ठीक है, फोर्थ टर्म n की जगह 4 रख दिया, 2 4 = 8, 8 + 1 ये हो जाएगा 9। ठीक है बच्चों, तो आपसे देखो AP डायरेक्टली पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे बच्चों, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही आसान है। किसी भी पर्टिकुलर टर्म में से उसका प्रीसीडिंग टर्म माइनस करो तो हमारा D आ जाता है, तो 5 - 3 D कितना हो जाएगा 5 - 3 कितना हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। nth टर्म से देखो ध्यान रखना, nth टर्म से आपसे AP भी पूछ सकता है डायरेक्टली, तो A1 A2 A3 निकालना कोई बड़ी बात नहीं। AP पूछेगा तो क्या निकालना, A1 A2 A3 A4, n की जगह ये वैल्यूज़ रख देना, बहुत ही सिंपल चीज़ है। और D पूछेगा तो बस A2 - A1। ठीक है, तो बहुत ही चीज़ें सिंपल है बच्चों, और सारी चीज़ें मतलब सारी चीज़ें क्या, मैक्सिमम चीज़ें कुछ तो सिंपल ऐसे निकाले जाएंगे, और बाकी जो बची हुई है सब इस फॉर्मूले से हैं अभी तक। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा है बस ये फॉर्मूला पढ़ा है, इसके अलावा अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अभी तक अच्छा लगा होगा। ठीक है, अभी इस चैप्टर को आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अभी तक जितना भी आपको पढ़ाया है आपने एक काम करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने इस वीडियो में कवर करे हैं और प्रीवियस वीडियो में कवर करे हैं, तो आप इन दोनों को बहुत अच्छे से बच्चों क्लियर करो। ठीक है, बाकी का हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।